जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं फैसलाबाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इदारे में और हमारे साथ हैं ताहिर गुज्जर साहब, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में इंचार्ज हैं और इज़ाफ़ी जो इनके पास ओहदे हैं, ये इनसे बातचीत करते हैं, एंटी बेगस पे भी काम कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल पे भी ये काम कर रहे हैं और डिसेबिलिटी पे भी ये काम कर रहे हैं। इनके पास काफ़ी सारा काम है, आइए इनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह अपने काम को लेके चल रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्रिया जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने महकमे के बारे में और दूसरे जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के असाइनमेंट है उनके बारे में अवाम के लिए आगाही दे सकूँ। ऐसे एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ जो है ना खिदमात सर्विसेज़ गवर्नमेंट के प्लेटफ़ॉर्म पे अदा कर रहा है। इसमें इदारे भी होते हैं जैसे दारुल अमान है, ओल्ड एज होम है, चिल्ड्रन होम है। इनके अलावा फिर एनजीओज़ की रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हमारे पास ही होती है। और मैं सिटी का जो है ना वो एनजीओज़ का इंचार्ज हूँ। मेरे पास ही वो सिटी की जितनी एनजीओज़ हैं ना वो उसको मैं फ़िज़िबिलिटी उनकी देखता हूँ, उनको कंट्रोल वगैरह 1961 ऑर्डिनेंस के तहत करता हूँ। तो महकमा जो है ना वो एनजीओ को मुख्तलिफ़ टेक्निकल गाइडेंस भी देता है, फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है और उनको ये जो उनके आइन है उसके मुताबिक चलाने के लिए उनकी हेल्प आउट करता है। साथ-साथ गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ़ एडिशनल असाइनमेंट्स भी मिलती रहती हैं, जैसे कि हम एंटी बैगरी भी कर रहे हैं महकमे के ज़रिए। एंटी बैगरी में ये होता है कि हमारी जो मुख्तलिफ़ टीम महकमों से की पर मुश्तमल एक टीम बनी हुई है, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे, शहरों पे और ट्रैफ़िक सिग्नल्स पे जाके हम हमारी जो गाड़ी होती है, हम लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं, जो माँग रहा हो, जिसे हम फ़कीर कहते हैं। यानी फ़कीर की वो तारीफ़ ऐसे की जाती है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर कोई किसी चीज़, कोई गिफ्ट, कोई पैसे माँग रहा है, तो हम उसको फ़कीर कहते हैं। अगर ऐसे ही हम उनको देखते हैं, तो हम उसको पकड़ते हैं। ये डीसी साहब जो फैसलाबाद के हैं अपना आज का अब्दुल्ला नीर शेख साहब उनकी हदायत है कि उन्होंने कि इस तरह की एंटी बैगरी मुहिम को चलाया जाए और यहाँ से हम कम से कम जो है ना जितना हो सके हम इसको बैगर्स को कम कर सकें। तो वो पकड़ के हम उनको पनाहगाह में ले जाते हैं। वहाँ पे फिर देखते हैं कि क्या वो प्रोफ़ेशनल हैं या पहली दफ़ा पकड़े गए हैं। तो अगर पहली दफ़ा हों तो हम उनको फिर वार्निंग दे के और फ़ाइन करके जो है ना उनको एक आइंदा के लिए स्टाम्प लिख के छोड़ देते हैं और जो दूसरी तीसरी दफ़ा पकड़े हों तो उनके खिलाफ़ एफआईआर करवाते हैं। अच्छा सर, एक आपसे पूछना था, आज आपके साथ एनजीओ प्लस नेटवर्क जो बना है पाकिस्तान, तो उनके जो स्टाफ है, उनके लोगों ने आपके साथ जो मीटिंग की है एंटी बैगर्स के बारे में, उसमें थोड़ा-सा बताइएगा कि क्या आपको जो है ना आउटपुट मिली है एनजीओज़ की तरफ से? जी, ये देखिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट के महकमे तो सारा काम कर तो रहे होते हैं। जब तक लोगों की सैटिस्फैक्शन ना हो, लोगों का पार्टिसिपेशन ना हो, तो मिल के काम ना हो लोगों सिविल सोसाइटी की तरफ से, तो कोई भी मकसद कामयाब नहीं होता। इसी तरह वो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान एक एनजीओ नेट प्लस तश्कील दिया गया है, जो मुख्तलिफ इश्यूज़ पे जाके ना लोगों से काम मिलता है और उनकी हेल्प करता है। इसी तरह वो आज हमारे ऑफ़िस में भी आए, उन्होंने अपनी सर्विसेज़ को ऑफ़र किया। तो उन्होंने ये फिर वादा किया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, मशवरे के बाद कि वो लोगों को अवेयरनेस के लिए जो है ना, वो मटेरियल फ़राहम करेंगे और टीम के साथ शाना-बशाना काम करेंगे कि हम आम पब्लिक को बता सकें कि आप लोगों को जो है ना, जो इशारों पे खड़े होते हैं, बाज़ारों में होते हैं, उनको कोई पैसे या कुछ चीज़ ऐसी ना दें। आप शायद अपनी तरफ से नेकी समझ के कर रहे हों, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि आप किसी नशे को फ़रोग़ दे रहे हैं या किसी और ऐसी बुराई को फ़रोग़ दे रहे हैं उन पैसों की वजह से। तो ये वो नेटवर्क वाले हमारे साथ इंशाल्लाह महकमे के साथ पूरा ताउन करने का उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो इस तरह एक अवेयरनेस कैंपेन में जो है ना हमारे साथ शामिल इंशाल्लाह होंगे और हम उनके साथ मिल के हो सकता है आइंदा 1-2 हफ्तों में भरपूर ये कैंपेन इसका स्टार्ट करें। तो सर प्राइस कंट्रोल के बारे में पूछना था, वो थोड़ा-सा बताइए तफ़सीलन, क्योंकि हर मार्केट में आप जाएँ और प्राइस चीनी की और घी की स्पेशली, जो आम घरों में खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो मुख्तलिफ प्राइस होते हैं, ना कोई रेट लिस्ट दिखाता है। इसी तरह चिकन की, गोश्त की, किसी दुकान पे कोई रेट, किसी इसके लिए आप क्या इसका लाए-अमल हैं? हाँ जी, इस तरह है कि ये होम डिपार्टमेंट ने जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब ने ना असाइन किया हुआ है मुख्तलिफ जो ना मजिस्ट्रेट हैं जो फैसलाबाद में उन्होंने तैनात किए हुए हैं। ऐसे शहर की बात करूँ तो यहाँ 20-21 मजिस्ट्रेट हैं जिनको मुख्तलिफ थाने दिए गए हैं, जहाँ उन्होंने ये कार्रवाई करनी होती है। उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट करियाने की 1 माह में 1 दफ़ा नोटिफ़ाई लिस्ट करती है मुख्तलिफ रेट्स जैसे दालों के, अपना चिकन के, रोटी के, दूध के, दही के और उसके अलावा जो सब्ज़ी और फलों के होते हैं और चिकन वग़ैरह के, गोश्त के, वो हर रोज़ डेली जो है ना,
वो नोटिफ़ाई होते हैं, उसकी लिस्टें बाकायदा शाया होती हैं और ये हर दुकानदार इस पे पाबंद है कि वो उसने वो डिस्प्ले करनी है। अगर वो डिस्प्ले ना हो तो हम उसको फ़ाइन कर सकते हैं या उस रेट से ज़्यादा वो अगर वो ओवरचार्ज कर रहा है तो फिर भी हम उनके खिलाफ़ जो है ना कार्रवाई करते हैं या किसी ने कुछ ज़ख़ीरा-अंदोज़ी की हुई है, ज़्यादा चीनी या घी इस तरह का रखा हुआ है तो हमें इत्तला मिले तो या हम चेक करें, उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई होती है। बल्कि अब तो डीसी साहब ने एक नया स्टेप लिया है कि उन्होंने जो मेन क्रिटिकल मार्केट्स हैं, वो 9 आइडेंटिफ़ाई की हैं उन्होंने मुख्तलिफ शहर में, वहाँ पे एक काउंटर बना दिया है। जहाँ पे आप कंप्लेन अगर कोई लिस्ट नहीं लगाई या कोई ओवर रेट चार्ज कर रहा है, तो आप वहाँ अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। उस काउंटर पे जाके वो काउंटर वाला फिर मुतलका मजिस्ट्रेट को इत्तला देता है, वो वहाँ बाकायदा फ़ाइन होता है और ये हमें पाबंद किया गया है कि हमने हर रोज़ जो है ना, वो मार्केट्स में निकलना है, हमने इंस्पेक्शन करनी है और सर को फिर डीसी साहब को हर रोज़ मंथली मीटिंग भी होती है और उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी चेक भी की जाती है। उसके अलावा उन्होंने एक टूल नंबर भी दिया हुआ है, एक कीमत पंजाब ऐप भी है, इस पे कोई आम शहरी भी अगर कंप्लेन करे, तो हम 24 घंटों के अंदर-अंदर उसकी कंप्लेन को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पाबंद हैं। अब थोड़ा-सा डिसेबिलिटी के बारे में बताइएगा कि ये एक महकमा आपके पास है, तो आपने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आप क्या समझते हैं कि कितने जो वर्क फॉर फिट होते हैं, तो उनके लिए क्या अदारा कर रहे हैं और जो डिसेबल हैं, जो काम नहीं कर सकते, उनके लिए अदारा क्या इसको सपोर्ट कर रहा है? जी, जैसे आपने कहा फिट टू फिट और नॉट फिट ये ऐसा होता है ना जैसे हमेशा एक असेसमेंट बोर्ड है, कोई भी अगर डिसेबल है तो उसको सबसे पहले असेसमेंट बोर्ड में पेश होना होता है, वहाँ से उसने डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट बनाना होता है। उस सर्टिफ़िकेट में फिर वो लिखा जाता है कि ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। जो काम कर सकता है उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस में 1981 के और फिर 2022 में एक ऑर्डिनेंस आया है, उसमें रखा हुआ है कि 3% कोटा होता है इनका मुलाज़मतों में, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। तो इसमें जैसे प्राइवेट की बात करूँ तो हर वो एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयी हैं, वो कोई मॉल है, वो कोई मिल है, कोई इस किसी भी किस्म का वो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ 100 बंदे हैं, तो 3 बंदे रखने के पाबंद हैं। अगर वो 3 बंदे नहीं रखेंगे डिसेबल तो वो हमें 3 बंदों की तनख्वाह जमा कराने के पाबंद हैं। दोनों में से एक काम उनको करने पड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में काफ़ी हद तक हमने ये प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में रखवाए भी हैं। उसके अलावा फिर गवर्नमेंट में हमने काफ़ी एडजस्टमेंट करवाए हुए हैं। इस टाइम मेरे पास तकरीबन 2 ढाई सौ डेली वेजेज़ हैं, जो ब्लाइंड हैं, फिज़िकल हैं, जो कि हमने एडजस्ट करवाए हुए हैं, वो अपने रोज़गार पे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर वो मिल वाले कोई या एस्टेब्लिशमेंट नहीं एम्प्लॉयी किसी को देती, तो वो जितनी सीटें उनकी बनती हैं, उसके अगेंस्ट हमें वो पैसे जमा करवाते हैं। वो उन पैसों से भी हम जो नॉट फिट वर्क होते हैं, उसका एक प्लेटफ़ॉर्म है डीआरटीसी कहते हैं उसे, जो डीसी साहब हेड करते हैं। उनके ज़रिए फिर नॉट फिट वालों को माली मदद दी जाती है। उनको कुछ डिवाइस दी जाती हैं, जैसे डेफ़ हैं तो उनको वो आलात, व्हीलचेयर या कोई ऐसा ज़रूरत है जो डिसेबिलिटी को, तो वो उस फंड के ज़रिए जो है ना, वो उन डिसेबल्स को प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो बेनिफिट डिसेबल के लिए हैं, वो ये है कि एक उनको 50% कंसेशन है फेयर में, रेलवे में या बसों में जाएँ या इवन के पीआईए में बाय एयर जाएँ, तो भी इनको 50% कंसेशन है। मैट्रिक से ऊपर जितनी भी एजुकेशन है इनकी, इनकी फ़ीस माफ़ है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी डिग्री में हो, तो इनकी फ़ीस माफ़ है। इसके अलावा इनको 10 साल की जो अप्लाई करते हैं, सीटें आती हैं, जैसे मुख्तलिफ ऐड आती हैं, उसमें 10 साल की कंसेशन होती है डिसेबल को। तो उसके अलावा बैतुल माल से हम इनको स्कॉलरशिप भी देते हैं, इनके लिए फ़ंड भी मखसूस होते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट ने ना वो टाइम बाय टाइम इनके लिए मुख्तलिफ सहूलियात जो दी जाती हैं। इसलिए जितने भी डिसेबल हैं और अगर जिनके बच्चे हैं तो वो उनके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट बनाएँ और आईडी कार्ड नादरा से बनाएँ जिसकी कोई फ़ीस नहीं होती। उस पे व्हीलचेयर का एक मोनोग्राम होता है। जब इस तरह करने से उनका एक डेटा जो है ना वो नेशनल डेटाबेस में चल जाता है, तो उसी से आगे फिर उनको जो मुख्तलिफ बेनिफिट दिए जाते हैं। अच्छा सर लास्ट पे आप बताइएगा कि लोग जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम है जो सोशल वेलफेयर में एनजीओ रजिस्टर करने का इसका थोड़ा-सा हमें ना वे आउट बता दें क्योंकि लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। थोड़ा-सा बताएँ कितना आसान है और कितना मुश्किल है और क्या करना चाहिए? जी, नो डाउट कि पहले जैसे मैनुअल सिस्टम था तो इश्यूज़ ज़्यादा थे। अब तकरीबन हमारा जो है ना वो सारा काम ऑनलाइन हो गया हुआ है। अब एक ऐप है, वहाँ पे एनजीओ खुद ही जो लोगन बना के वो डेटा पुट कर देती है। उसके बाद जो हमारे महकमे के पास आ जाता है तो जब अगर कोई ऑब्ज़र्वेशन क्योंकि वो एनजीओ फर्स्ट टाइम वो डेटा पुट करती है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उससे मिस हो जाती हैं।
तो फिर हम उसको चेक करके उनको फिर वहाँ पे दोबारा ऑब्जेक्शन अगर कोई हमें नज़र आता हो तो हम उसको रेफ़र कर देते हैं। तो फिर अगर एनजीओ उसका रिस्पॉन्स जल्दी देती है, क्योंकि ये एक बाकायदा गवर्नमेंट ने एक टाइम फ्रेम बनाया हुआ है। तो मुख्तलिफ़ जगह पे ये जाता है, जैसे सबसे पहले जब एनजीओ डेटा पुट करती है तो वो एरिया ऑफ़िसर जो होता है हमारा सोशल वेलफेयर का, उसके पास आती है, उसके पास 14 दिन होते हैं। तो उसने 14 दिनों में उस एनजीओ को या तो ऑब्जेक्शन लगा के उसको ठीक करना है या उसकी फ़िज़िबिलिटी लेके आगे फॉरवर्ड कर देनी है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर के पास जाता है, उनके पास 1 हफ़्ता होता है। उसके बाद डायरेक्टर साहब के पास 1 हफ़्ता होता है, फिर हमारे डीजी ऑफ़िस में जाता है, तो वहाँ पे भी 1 हफ़्ते में उन्होंने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना होता है। यानी ओवरऑल अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो हमें 1 से डेढ़ माह में लाज़मी है कि हम एनजीओ को जो है ना वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को ऑनलाइन मुकम्मल करें। ये इसीलिए भी बड़ा इसमें चेक एंड बैलेंस है कि इसको डीजी साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर हर एक के पास पासवर्ड है और वो किसी को भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे डिले हो रहा है और क्यों डिले हो रहा है। बाद दफ़ा ये आ जाते हैं कि जब कुछ ऑब्जेक्शन टेक्निकली हम होता है तो एनजीओ उसको फिर टाइमली रिस्पॉन्स ना दे, उसको डिले कर दे, तो उसमें थोड़ा-सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, वरना अदरवाइज़ तो कोशिश हर एक के पास टाइम फ्रेम है, तो उसमें उसने उसको कुछ ना कुछ करना ही होता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे जी ताहिर गुज्जर साहब जिन्होंने बड़ी तफ़सीली एंटी बैगर्स के बारे में, प्राइस कंट्रोल के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में और एनजीओ रजिस्टर के बारे में बताया कि किस तरह हम अपने माशरे में जो बैगर्स हैं उनका जो ख़ात्मा कर सकते हैं और किस तरह हम जो डिसेबिलिटी को जो कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लिए क्या-क्या कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू बड़ा पसंद आएगा। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। इसके साथ ही नसीम बुखारी को एतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।